बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैलोरिफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। तो आपको बताया गया कैलोरिफिक वैल्यू वो होती है अगर हम भोजन को एक इन विट्रो मीडियम में ला करके, बाहर लैब में ला करके उसे बर्न करें, कंबशन करें, तो जो एनर्जी निकलती है उसे उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिसमें ये काम किया जाता है, तो आप उसे बताओगे बॉम्ब कैलोरी मीटर, बॉम्ब कैलोरी मीटर। फिर आपको बताया गया कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है कि जब यही फूड जिसको हमने बाहर बर्न किया था, ये जब एनिमल या प्लांट की बॉडी में जाते हैं, वहाँ जब ब्रेक होते हैं तो कितनी एनर्जी देते हैं, वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो हम लोगों ने देखा कि कैलोरिफिक वैल्यू के कंपेयर में फिजियोलॉजिकल वैल्यू इन जनरल कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम देखते हैं कि ये जो भोजन से एनर्जी निकलती है वो सराउंडिंग में हीट जनरेट करने में, गर्म करने में भी चली जाती है, इस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब सवाल है किसी भोजन की फिजियोलॉजिकल वैल्यू या कैलोरिफिक वैल्यू होती कितनी है। बेटा इधर देखना, हमारे पास 3 भोजन हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यही है। यहाँ पे बेटा 2 बनाते हैं हम लोग। एक बनाते हैं कैलोरिफिक वैल्यू, एक बनाते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब है कि कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिफिक वैल्यू कितनी होती है। ठीक बेटा ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिफिक वैल्यू होती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, और इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट की होती है बेटा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की होती है बेटा 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फिजियोलॉजिकल होती है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब आपको ये डाटा याद रखना नहीं है, कैलोरिफिक वैल्यू याद रहे ना रहे से कोई मतलब नहीं, ये याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 4 होता है, फैट का 9 होता है। ये कई साल पहले, बड़ी पुरानी बात है, लगभग आज से 20 साल पहले पूछा जाता था कि कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, फैट की कितनी है। लेकिन अब ये सवाल कैसे पूछा जाता है? अब पूछा जाता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट या इनकरेक्ट। आपको इतना ध्यान रखना है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फैट इज़ मोर देन 2 टाइम ग्रेटर, किसके कंपेयर में? देन फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सवाल आता है, 9 वाइन नहीं आता। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देते ही नहीं। अब जब आपको न्यूमेरिकल डेटा याद रहेगा तभी तो 2 गुना 3 गुना बता पाओगे ना। इस टेबल को बना लो आप। बना लो बेटा।
सबने कर लिया? चलो बेटा, ये तो हम लोगों ने कर लिया एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक। अब हम लोगों के पास जो प्रोसेस बाकी है वो है ईजेशन। हेडिंग बनाओ, ईजेशन। लिखो ईजेशन, लिख लिया? लिखना बेटा, ईजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और partially digested food from body or digestive canal, from body or digestive canal, body or digestive canal। हो गया? आगे लिखना। egestion occurs through defecation reflex, डी मतलब निकालना, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, फीकल मैटर का निकालना, डेफिकेशन रिफ्लेक्स। हो गया? लिखना, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फीकल मैटर इज सिमिलर टू काइम। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फीकल मैटर इज similar to chyme, CHYME। chemical composition of fecal matter is similar to chyme। हो गया? एक्चुअल बात यह है कि फीकल मैटर जो निकलता है वो काइम ही होता है। अगर वो डाइजेस्ट हो जाए तो काइल में बदल जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। काइम हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए तो बॉडी के बाहर आ रहा है। भाई स्टमक से काइम आया, अगर वो डाइजेस्ट हो जाता इंटेस्टाइनल और पैंक्रेटिक जूस से तो काइल में बदल जाता और एब्जॉर्ब हो जाता। नहीं बदला तभी तो आगे आ रहा है, और जो आ रहा है वो क्या है? काइम ही तो है। ये भी सवाल आया हुआ है कि बेसिकली फीकल मैटर होता क्या है? काइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल मिलेगा आपको। सर जो माउथ के अंदर डाइजेस्ट होता है बोलस, तो अनडाइजेस्टेड बोलस भी तो फिर काइम। काइम होता है फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, जो गया है सारा मिक्स हो जाएगा। ठीक? चलो आगे लिखते हैं। अब सवाल ये है कि जो फीकल मैटर बच्चों का होता है, छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, इनका जो फीकल मैटर होता है बड़ा बदबूदार होता है। स्मेल होती है ना, बड़ी तेज़, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। सवाल ये आता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या इन्फेंट या चिल्ड्रन होते हैं, उनके फीकल मैटर में ऑडर, बदबू किसकी वजह से होती है? ये सवाल है आपका। बदबू की वजह है बेटा इंडोल एंड स्केटॉल।
केमिकल हैं, केमिस्ट्री में मिलेगा, इंडोल एंड स्केटॉल। नोट करा दें, लिखो। बैड स्मेल और ऑडर, गंदी बदबू, ODOUR, ऑडर, इन फीकल मैटर ऑफ इन्फेंट और चिल्ड्रन, क्या बैड स्मेल और ऑडर, बेटा ऑर्डर नहीं, ऑर्डर, ODOUR, आर काट दो, ऑर्डर, इन फीकल मैटर ऑफ इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबीज, इन्फेंट और चिल्ड्रन is due to presence of indole and scatol, INDOL and scatol, indole and scatol, indole and scatol। हो गया? ये तो बेटा बात हो गई इजेशन की। अब यहाँ फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, उन्हें जानना है। जैसे भूख, उल्टी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन, इन जनरल ह्यूमन पॉपुलेशन में पाई जाती है। भूख तो सब में पाई जाती है। तो सबसे पहला स्टार पॉइंट बनाओ, हंगर, भूख। हर्षित आहूजा, बेटा भूख हमें कब लगती है? जब बढ़िया खाना दिख जाए भूख लग जाती है। रौनक, कहाँ घूमने गए थे बेटा तुम? हैं? नानी, कहाँ घर है नानी का? कौन सा? बताओ, इधर मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। अंदर है क्या? मेन रोड वालों को मैं जानता हूँ, और सोरखी वोरखी जो है सब, जो मेन रोड पे बोर्ड लगे हैं ना, वो ड्राइव करते हुए याद हो जाते हैं आते जाते, और अंदर वालों को नहीं पता। गड़ी बड़ी, छोटी बड़ी, ये सब है ना उधर, वो सब याद है। मैं सेक्टर 16 से, वैसे तो मैं जमाइका से हूँ, फिर फिलीपाइन से आया, फिर इंडिया आए। हाँ, तो अब मैं सेक्टर 16 में रहता हूँ। चलो, हाँ बताओ भाई आहूजा, भूख कब? जब एम्प्टी स्टमक। अब इस आंसर को आप गलत नहीं कह सकते, ये आंसर सही है। एम्प्टी स्टमक से भी भूख लगती है। आपको बता दूं, एम्प्टी स्टमक में कभी कभी हल्की सी चर्निंग होती है, उसे हम कहते हैं हंगर पैंग्स, भूख की पीड़ा। सुने होगे ना, लोग कहते हैं ना भूख के मारे पेट दर्द होना, वो हंगर पैंग्स ही होता है। जब पेट हमारा खाली हो जाए या फिर ग्लूकोज लेवल 60 to 70, कल बताया था ना, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाए, तो उस दौरान क्या होगा? आपके डाइजेस्टिव कैनाल से जो न्यूरॉन अटैच है वो सीधे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को खबर लेके जाएंगे। हाइपोथैलेमस हमारा बड़े काम की चीज़ है, लोग उसे पता नहीं कितनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन हाइपोथैलेमस बड़े काम की चीज़ है। हाइपोथैलेमस में होता है सेंटर फॉर हंगर, हंगर का सेंटर होता है, और हंगर के साथ साथ वहाँ प्यास का, अभी लिखवाऊंगा सारा, एक पॉइंट लिखवाऊंगा, प्यास का, थर्स्ट का भी होता है। और जब खा लिए, पानी पी लिए, कोई कहता है थोड़ा और ना, बस जी भर गया, अर्थात सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन का भी सेंटर होता है। और जब आपका भूख, प्यास, सैटिस्फैक्शन सब कुछ सही है, तो कोई अगर अच्छी बात बोले, मजाक वाली बात बोले, तो आपको हंसना आता है। अगर उल्टा करो, आप भूखे हो, प्यासे हो, भूख से जी घबरा रहा है, और कोई मजाक कर रहा है, आपको लगता है भाई गलती से इसे मजाक ना कर दो मेरे से, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। उस समय पता है आपका हंगर, थर्स्ट, सैटिस्फैक्शन के बगल वाला जो एंगर सेंटर होता है वो एक्साइट हो जाता है। लव, हेट, एंगर सब यही होता है। अब आप जस्ट एक एग्जांपल देख सकते हो कि अगर कोई एक इंसान है जो ऑफिस में काम करता है, वो सुबह सुबह जाता है ऑफिस, शाम को आता है, ठीक है। अब मान लो किसी दिन उसका पेट भरा हुआ है, किसी दिन वैसे भरा ही रहता है इन जनरल,
तो भरा हुआ है, जब आएगा वो बेल बजाएगा, उसका छोटा बच्चा दौड़ के आया, दरवाजा खोला, उसको बुलाता हुआ घर में ले गया, सही नहीं, बैठा बातें किया। लेकिन अगर वही उसका पेट खाली हो और बच्चा आ जाए, उसका बैग पकड़ ले, उसे गोदी पे चढ़ने की कोशिश करो, क्या करेगा? ऐसा बेटा चल उतर पहले, सही है कि नहीं? जब देखो तब खेलते रहते हो दिन भर, ऑफिस से आ रहा हूँ थका हूँ, चढ़ गए ऊपर, उसका रिएक्शन यही होगा ना बेटा। ये बात बिल्कुल सही है। हंगर, थर्स्ट, लव, हेट, ये सारे आपस में जुड़े होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलो, मैंने आपको बताया कि जब पेट खाली हो या ग्लूकोज लेवल 60 से 70 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाए तो क्या होता है? आपका हंगर सेंटर इन हाइपोथैलेमस एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और आपको भूख एहसास होता है। और बेटा जब खाना खा लेते हो तो सैटिस्फैक्टरी सेंटर एक्साइट हो जाता है, हंगर वाला सप्रेस हो जाता है। और आपको बता दें मज़ेदार बात, यही हाइपोथैलेमस के बारे में एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि आगे ब्रेन में मिलता है, सबसे लास्ट में चैप्टर है, लास्ट से एक पहले, अभी सवाल अभी बीच में मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं थर्मोस्टैटिक ऑर्गन। थर्मो मतलब टेम्परेचर, स्टैटिक मतलब स्थिर, ऑर्गन मतलब ऑर्गन, टेम्परेचर स्थिर करने वाला ऑर्गन। आप बैठे हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर बेटा क्या होता है ह्यूमन का? 37, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस बोलो, 37 होता है। अब जब बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है, 44, 45, 48 तक है, बाहर की गर्मी फिजिक्स के रूल के अनुसार बाहर से भीतर आने लगती है, ठीक, और अंदर की हीट आपकी बाहर निकल नहीं पाती, तो आपको क्या होता है? गर्मी एहसास होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आप क्या करोगे? आपका हाइपोथैलेमस अब स्वेटिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? स्वेटिंग, आपको पसीना हो जाएगा और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अब जब उल्टा बात करो, ठंड में आपका हीट लॉस होता रहेगा। अब हीट लॉस हो रहा है तो आपको हीट जनरेट करना है, हाइपोथैलेमस फिर हीट जनरेट करवाएगा। कैसे पता है? ठंड में आपको ऐसे होगा, अचानक ऐसे हो जाता है, इट इज़ शिवरिंग। शिवरिंग की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है, और आपने देखा है उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज फ्लैश। आपके इंग्लिश वाली मैडम पढ़ाती हैं गूज बम्प, लेकिन हम लोग बायोलॉजी में गूज फ्लैश बोलते हैं, ठीक। तो हाँ, तो ये क्या होते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनमें हवा भर जाती है। ये भी पीएमटी का सवाल है। हवा भर जाती है तो हवा बॉडी के चारों ओर इंसुलेटर लेयर बनाती है। अब आपको पता है ना, हवा इंसुलेटर होती है तो हीट लॉस नहीं होने पाता। तो कुल मिलाकर के ये हीट जनरेट भी करवाती है हाइपोथैलेमस, और हीट कम भी करवाती है, इसीलिए से कहा जाता है थर्मोस्टैटिक ऑर्गन। हम कहते हैं हाइपोथैलेमस रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक तो हो गया बेटा हंगर, दूसरा है उल्टी आना, वॉमिट। वॉमिटिंग क्या होती है? वैसे बेटा उल्टी मैं एक प्रकार की पढ़ाऊँगा, आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार की उल्टियाँ हैं, उनकी बेटाई पे, जैसे हाँ नहीं, यहाँ जो है वो अलग चीज़ है एक्चुअल वाली। होता क्या बेटा, जब आपकी बॉडी में अनहाइजीनिक सब्सटेंस पहुँच जाए जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप कोई अजीब सी चीज़ खा लो जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? ब्रेन में यहाँ मिडलो ऑब्लांगेटा, हाइंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में एक होता है कीमो रिसेप्टर एरिया जो वॉमिट सेंटर बनाता है, वो क्या करेगा? एक्साइट हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी, फोर्सफुल रिफ्लेक्स एक्शन होगा, फोर्सफुली इजेक्शन होगा किसका? भोजन का, स्टमक के भोजन का, यहाँ माउथ से होते हुए और ऐसे बाहर आएगा। सब ओपन हो जाते हैं, सारे पहरेदार अलग हो जाते हैं, जाओ साहब। यहाँ बेटा क्या होता है? फोर्सफुल है ना, और रिफ्लेक्स है। बेटा ध्यान देना, अगर कोई कहे वॉमिट को डिफाइन करो तो आप क्या कहोगे? वॉमिटिंग इज फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ फूड ऑफ स्टमक और काइम थ्रू माउथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादा फोर्सफुल हो तो नाक से भी होता है। कभी उल्टी हुई है किसी को? आप लोग लाइफ में कभी उल्टी हुई है क्या? अच्छा, मूंगफली खा लिया, उसके ऊपर चाय पी लिया, तो उससे नीचे उतर के पीते चलो मतलब इसे मूंगफली खा के चाय पी लिया तो उससे क्या हुआ? वॉमिट हो गई। चलो, तो मुंह से आया था कि नाक से भी आया था? दोनों तरफ से आया था। चलो, और किसी का उल्टी का अच्छा अनुभव? हाँ, कैसे? पता नहीं, बस उल्टी हो गई। मैं आप बताऊँ, मुझे लास्ट टाइम उल्टी हुई थी बड़ी ज़ोरदार 93 में, जब आप लोग छोटे छोटे रहे होगे। अच्छा, पैदा ही नहीं होती है। और उस समय हुआ क्या, यही समर का सीज़न था कि समर वेकेशन लगा हुआ था, स्कूल जाना था नहीं, घर पे थे, और इस सीज़न में बच्चे बीमार हो भी जाते हैं। मैं बीमार हो गया, और हमारे यहाँ एक डॉक्टर मोटे थे,
वो मोटे इसलिए कहे जाते थे, उनकी हाइट तो इतनी थी लेकिन पेट इतना था, पेरी ज़्यादा थे। वो बड़े शरीफ इंसान थे, वैसे भाई काश पंजाबी थे लेकिन बड़े शरीफ इंसान थे। नहीं, दोनों लाइन मत जोड़ना, पंजाबी थे शरीफ थे नहीं तो गलत मीनिंग निकल जाएगी, ठीक। तो हाँ, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, दवा लिख दिया, इलेक्ट्रॉल लिख दिया, ग्लूकोन डी उसके साथ लिख दिया, 2-4 टैबलेट लिख दिए। मैं आया तो खा पी के लेटा था। अब उल्टी आनी हुई। अब उल्टी आने मैं चादर हटा रहा हूँ, भाई सब चादर बड़ी होती जा रही है, हटी नहीं रही है। टॉप शीट जो डाल के सोते हैं, और देखो जब मुश्किल हो तो। अब उसके बाद किसी तरह उठ के दरवाजे से बाहर गए। वो गांव में क्या होता था, दरवाजे के घर के सामने क्यारी बनाते हैं, फूल वूल लगाते थे पहले। अब तो कुछ नहीं करते, अब लोग आलसी हो गए। पहले बड़ी बड़ी जगह भी होती थी, तो क्यारी वारी लगी थी। मैं आया वहाँ, इतना तेज़ आया, ये वाला रास्ता कम पड़ गया, इधर से भी आया। जो निकलना था निकला, मुझे पता नहीं चला, बस उल्टी हो गई। यहाँ तब नहीं पता चला था, पता कब चला, जब मैं आया मुंह साफ़ करके बैठा। मुझे थोड़ी देर में लगा यार यहाँ कुछ फंस रहा है। एक तरफ दबा, इधर से चावल निकला, इधर से रोटी निकली। मैं कहा यार ये क्या चक्कर है। अब चक्कर ये है बेटा इसका, आप ध्यान देना, इसका चक्कर ये है, इधर देखना बेटा, यहाँ आपका ये लंग वाला है, यहाँ आपका फूड वाला है, ठीक। जब यहाँ पे आपका स्टमक है, यहाँ से फोर्सफुली आया, फेरिंग्स में आ गया। अगर ये ऐसे निकलता, लेकिन फोर्सफुली आया है ना, ये ऊपर तक आ गया, जो ऊपर तक आ गया वो इधर से रास्ता पाएगा ना, इसलिए आ जाता है, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि फेरिंग्स मैंने लिखा रखा है, फेरिंग्स इज कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। तो क्या करेगा कि यहाँ कॉमन होता है तो चला जाता है, और ऊपर से यहाँ 3 भागों में भी होता है, यहाँ नाक के साथ भी होता है, मुंह के साथ भी होता है, तो इसलिए चला जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल उल्टी जो होती है। और ये मैंने कहा ना अनहाइजेनिक मैटर की वजह से होता है। अनहाइजेनिक में जैसे कभी कभी आप जा रहे हो, आपको आता है यार कुछ बदबू सी आ रही ना, ऐसे लोग बोलते हैं, बेशक उनके चप्पल जूते से आ रही हो। बाद में अगर बाइक में उनको देखो यार ये जानवर मरा है, तो कुछ लोगों को स्मेल से उल्टी नहीं आ रही थी, देख ली उल्टी आ गई, हो जाती ना। चलो तीसरी उल्टी बताऊं। आप गलती से अगर बाइक चलाते हो, हेलमेट नहीं पहनते हो, रेन कोट नहीं पहनते हो, तो हरियाणा रोडवेज बस के बगल से मत गुजरना, क्योंकि बहुत सारा पॉपुलेशन हमारा खिड़की खोले बैठा रहता है। सही है ना, ये उल्टी वो भी होती है। हाँ हाँ हाँ, उसे कहते हैं ट्रेवल सिकनेस। वो ट्रेवल सिकनेस जो होती है वो अलग चीज़ है, और इसके लिए हमारे पास देसी नुस्खे बहुत होते हैं। गांव वाले से पूछो, भाई कार में उल्टी होती, कुछ नहीं, पेपर बिछा के बैठ जाना, नींबू नमक ले लेना, और पता नहीं कौन कौन से इलाज बताते रहते ना। हाँ, ये अखबार वाला मैंने आज तक समझ में नहीं आया मेरे, ये काम कैसे करता है, पता नहीं करता भी कि नहीं करता है, क्योंकि अपने साथ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, तो होता क्या है, नहीं अपने इंडिया में देसी नुस्खे बहुत हैं। जब देखो जॉन्डिस और टाइफाइड और इसके कोरोना के झाड़े लगने लगे, तो वो तो उल्टी है। हाँ, एक वोमिट हो गई बेटा। तीसरी वोमिट में आपको जो बताने चल रहा हूँ उसको सीरियस लेना। वो अब आप मूवीज़ देखो या पुरानी सीरियल्स देखो, उसमें आता है कि जो मैरिड बहू होती है वहाँ पे आती है, उसको वोमिट आता है, सासू मिठाई बांटने लगती है कि प्रेगनेंसी है। बेटा जब मैं आपको +2 का 3rd चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा कि उस केस में वोमिट क्यों आती। मैं अभी बता दे बेटा, वहाँ ना लिखो, हमें पता तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन नोटबुक पे लिखो। इधर देखो, वहाँ वोमिट क्यों आती है। वहाँ वोमिट आती है बेटा, मैं आपको जिस सेल में भी पढ़ाऊँगा कि वहाँ पर बॉडी के भीतर एक छोटा सा सेल होता है, जाइगोट। और बेटा सेल जितनी छोटी होती है उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जब उसको एनर्जी कम होती है तो वहाँ से साइन आता है मदर के ब्रेन को, तो वहाँ से उल्टी नहीं होती, नौजिया होता है। एक्चुअल में वोमिट होती नहीं, वो नौजिया होता है, उसके मिचली आती है, मन में पानी आता है, ओ करते देखो कभी कुछ निकलता नहीं है। वो हंगर का साइन है, उसमें कुछ खिला दो, वो हंगर का साइन होता है। ये भी उल्टी है लोग कहते हैं, बट बायोलॉजी के अनुसार वो उल्टी नहीं है, वो सिर्फ नौजिया है, जी में चलाना है। चलो, अब हंगर हो गया, वॉमिट हो गया। अब तीसरा हमारे पास है इनडाइजेशन, अपच। अपच कब होता है, इनडाइजेशन कब होता है? हाँ, वो तो सही डाइजेस्ट नहीं होता कब है? अब मैंने एक बार बच्चे से डाइजेशन क्या कहते हैं, सर भोजन का पचना। लो अच्छे से जवाब, हाँ बोलो। बिल्कुल सही, एक पॉइंट ये है। और कोई? बेटा देखो, इनडाइजेशन एक्चुअल में कंसेप्ट इसका जानो। वृंदा इधर देखो, इनडाइजेशन का एक्चुअल कंसेप्ट ये है, वो पीछे बैठिए। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि जब सफिशिएंट अमाउंट में, आहूजा सुनो,
जब सफिशिएंट अमाउंट में डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस ना निकले तो भोजन नहीं पचेगा। आपको चाहिए वैसे जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 610 नंबर सिलेक्शन के लिए, आप पाए वो 450 सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर 1 लीटर गैस्ट्रिक जूस चाहिए, अगर आप निकाल रहे हो आधा लीटर, तो भोजन पूरा पचेगा क्या? नहीं पचेगा। अंडर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस कॉजेज इंडाइजेशन। अब अंडर सिक्रीशन कब होगा? आप जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उससे एक्सेस खा लो, ओवर डाइट ले लो, या फिर खाया तो आपने बराबर लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें खा लिया जिसको पचाने में बड़ी मेहनत होगी, स्पाइसी फूड खा लिया, होता ना। पार्टी में गए तो भाई सबसे वही खाएंगे जो ज़्यादा चटकारेदार हो, क्योंकि घर वाले चटकारेदार खाने नहीं देते, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप वही खा के आते हो। ओवर डाइट हो, स्पाइसी फूड हो, या फिर तीसरी चीज़ बताने चल रहा हूँ, खुराना सुनना। तीसरी चीज़, आपको इंडिया में एक पहले अजीब कंसेप्ट था, मम्मी और बच्चे का रिलेशन था। अगर खाना खाते समय आपने बोल दिया हमें ये नहीं खाना है, तो मम्मी क्यों नहीं खाना है? नहीं खाना है, एक थप्पड़, और उस थप्पड़ पे आप रो दिए तो दूसरा थप्पड़। खाते समय रोते नहीं हैं, अगर नहीं रोए तो इतना बेशरम, इसको रोता भी नहीं, चोट भी नहीं लगती, दूसरा थप्पड़ है, सही है ना। तो अलग अलग कंसेप्ट थे। तो बात यह है कि आपको स्ट्रेस के टाइम खाना नहीं खाना है। घर वाले क्यों कहते हैं कि रो के खाना नहीं खाना है, जो खाओ खुशी खुशी खाओ, शरीर में लगेगा। वजह बताता हूँ, अब आप खुद ही फील करो, जिस दिन आप स्ट्रेस में होते हो, या एग्ज़ाम का प्रेशर हो, टेस्ट का प्रेशर हो, या अपने दोस्तों से झगड़ा हो जाए, माँ बाप से नाराज़गी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस दौरान आप सुबह खाना खा लिए, थोड़ी सी बहस हो गई, स्ट्रेस में आ गए, अब भोजन पचेगा नहीं। आपको शाम को लगेगा यार आज खाने का मन नहीं है, पेट भारी सा लग रहा है, थोड़ा सा खाएंगे या खाएंगे ही नहीं, यही होता है ना। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका गैस्ट्रिक जूस सप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन से कंट्रोल होते हैं, एंड सम हॉर्मोन्स। हार्मोन वाला आप सिस्टम देखे थे। तो जब आपका ब्रेन डिप्रेशन में आएगा, स्ट्रेस में आएगा, तो उस दौरान क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाएगा। अब जब सिक्रीशन कम हो गया तो आपने पढ़ा ही है कि अगर सिक्रीशन कम हो गया, अंडर सिक्रीशन हो गया, तो भोजन पचेगा नहीं, दैट इज इंडाइजेशन। समझ गए? इसलिए बेटा जो मिले खुशी खुशी खाओ, वरना हटा दो। आधे मन से नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं ना आधे मन से खाए हुए शरीर में लगता नहीं, उसकी वजह यही है कि आप तनाव में खा रहे हो। खुशी खुशी खाओ, आप पानी पियो, वो भी शरीर में लगेगा। कई लोग होते हैं कहते हैं जी कितना खाता हूँ शरीर में लगता नहीं, तुम प्यार से तो खाते ही नहीं हो उसको। और कई लोग कुछ भी खाते हैं उनकी शरीर बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ठीक है यार, जो मिल रहा है भगवान को धन्यवाद, खाते जाओ, सही है कि नहीं? तो ये होता है। चलो, अब हंगर हो गया, वॉमिट हो गई, और इंडाइजेशन हो गया। अब हमारे पास है दो चीज़, डायरिया, लूज मोशन, और कॉन्स्टिपेशन। हम डायरिया की बात करेंगे, DIARRHOEA, डायरिया। हाँ हाँ सारा लिखाएंगे। अच्छा पहले हंगर लिखवा दें, भूख लग गई इसको, लिखो हंगर। ये सोच रहा है कि बताते जाएंगे मैं पीछे भूल जाऊँ तो लिखूंगा कैसे। चलो लिखो हंगर, लिखो। ड्यू टू एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। ये ऑरेंज वाला दिखता है लाइट में, बल्ब में पढ़ते समय। अच्छा, ड्यू टू एम्प्टी स्टमक और लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्रैकेट लिखना 60 to 70 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्या लिखा? ड्यू टू एम्प्टी स्टमक और लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, एक्साइटेड हंगर सेंटर इन हाइपोथैलेमस। एक्साइटेड हंगर सेंटर इन हाइपोथैलेमस। हाँ, एक्साइटेड हंगर सेंटर इन हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस का निचला भाग, हाइपोथैलेमस। अच्छा स्पेलिंग बोलें क्या?
HYPO हाइपोथैलेमस, THALAMUS, ब्रेन का पार्ट है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा टेंथ में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन में होता है ना हमारे पास, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में ये होता है एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। बट +1 में भाई साहब लोगों ने किया क्या है, दो ऐसे नाम बताए हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी और एपी काट दिया है। चलो आगे लिखते हैं, एक स्टार और लिखना, एक स्टार और लिखना। इन हाइपोथैलेमस सेंटर फॉर हंगर मतलब भूख, प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट, सैटिटी, SATIETY, सैटिटी मतलब तृप्त होना, भूख प्यास जब लगी हो, पानी पी लो, खाना खा लो, कंप्लीट होने का जो एहसास होता है। इन हाइपोथैलेमस सेंटर फॉर हंगर, हंगर मतलब भूख, प्यास, थर्स्ट, उसके बाद सैटिटी, बोर्ड पे लिखा है, लव, हेट, इमोशन एंड एंगर, लव, सैटिटी ये है बेटा, ये होता है तृप्त होना, कंप्लीट होना, जब पेट भर जाए तो कहते हो ना बस अब हो गया, वो है सैटिटी, सेटिस्फाई होना, सैटिटी। लव, हेट, इमोशन, एंगर, हेट, कहाँ थे हम लोग, इमोशन, एंगर आर फाउंड, फाउंड। एक पॉइंट और लिखना इसी हाइपोथैलेमस रिलेटेड, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्टैटिक, थर्मोस्टैटिक ऑर्गन, थर्मोस्टैटिक ऑर्गन, बिकॉज, रीजन, बिकॉज इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, organ because it regulates body temperature, because it regulates body temperature। हो गया, चलो आगे लिखते हैं। अब अगली हेडिंग बनाना बेटा, एक छोटी सी हेडिंग बनाना, उल्टी, वोमिट, हाँ उल्टी, उल्टी नहीं जानते क्या, हाँ तो लिख लो ना, उल्टी, सीधी क्या होती है चलो हाँ लिखो, वो वोमिट लिखो या वोमिटिंग लिखो, बात वही है, लिखना। इट इज फोर्सफुल इजेक्शन, इजेक्शन, EJECTION, इजेक्शन, इजेक्ट मतलब बाहर, इंजेक्ट मतलब भीतर, इजेक्शन, इजेक्शन ऑफ फूड और काइम फ्रॉम स्टमक, काइम बेटा, काइम, CHYME, काइम, फ्रॉम स्टमक थ्रू माउथ, थ्रू माउथ, फुल स्टॉप। इट इज
इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स प्रोसेस, REFLEX, रिफ्लेक्स प्रोसेस कॉजेज बाई या कॉज्ड बाई, कौन कॉज करता है? एंटी पेरिस्टालसिस, PERISTALSIS, पेरिस्टालसिस, एंटी पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस सीधा ले जाता है भोजन को और एंटी पेरिस्टालसिस क्या करेगा? बाहर लाएगा। एंटी पेरिस्टालसिस हो गया, उसी पॉइंट लिखना। हाँ, रिफ्लेक्स मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अपने आप होता है वो। हाँ, इनवॉलेंट्री हो गया। नहीं नहीं बेटा, रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री ही होता है, ठीक, ध्यान देना। रिफ्लेक्स कभी कंट्रोल्ड नहीं होता हमारे ब्रेन से। आगे लिखना, लिखो। अब लिखना है उसी पॉइंट में कि इसका वोमिट का सेंटर कहाँ पाया जाता है। लिखना, सेंटर फॉर वोमिटिंग इज़ फाउंड इन, कहाँ बताया था मैंने अभी, याद है? तभी बताया, इसमें बताया था, मेडुला ऑब्लंगेटा, MEDULLA ऑब्लोंगेटा, OBLONGATA, ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, MEDULLA OBLONGATA, ये है, ये पोर्शन है बेटा ये। और यहाँ देखो, यहाँ कभी भी किसी को तेज़ी से चोट मत मारना, क्योंकि बहुत सारी इनवॉलेंट्री प्रोसेस का सेंटर ये है, जैसे पेरिस्टालसिस, ब्रीथिंग सेंटर भी। छोटा दिमाग इससे ढका हुआ होता है, इससे ढका होता है, तो यहाँ बेटा ब्रीथिंग सेंटर वगैरह भी होता है। अगर इंसान ऐसे गिर जाए ना, शायद एक बार बच सकता है, अगर ऐसे गिर जाए ना तो बचने के चांसेस कम होते हैं। हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा, वो लिखा है मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइंड ब्रेन, H, हाँ, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। लिख लिया बेटा? चलो, उल्टे के बाद अब आप लोग लिखो, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्या बताया गया था आपको? भोजन का ना पचना किसकी वजह से? ड्यू टू इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस और गैस्ट्रिक जूस। और होता किसकी वजह से है? स्ट्रेस, ओवर डाइट या स्पाइसी फूड। इसकी वजह से क्या होता है? आपको इंडाइजेशन होता है और आपका पेट भरा भरा फुलनेस फील होता है। ठीक, लिखना। बेटा तुमने पहले ही ड्यू टू लिख लिया, मैं तो लिखाने वाला था। नहीं तो नीचे लिख लेना ना, फिर इसको लिख लेना। इंडाइजेशन इज फुलनेस ऑफ स्टमक, fullness of stomach, fullness of stomach due to low secretion or under secretion of, low secretion और अंडर सिक्रीशन। बात वही हो गई कि इनसफिशिएंट अमाउंट में निकलेगा एंजाइम, अंडर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग स्ट्रेस, गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस और ओवर डाइट, जिसे ओवर मील लेना कहते हैं, ज़्यादा खाना खाना कहते हैं, ओवर डाइट ड्यूरिंग STRESS स्ट्रेस, ओवर डाइट एंड स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड। क्या हो गया भाई साहिल, कुछ हुआ? चलो पढ़ाई लिखाई करो, ज़िंदगी में कुछ हो।
अभी कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ोगे लिखोगे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, कुछ तो होगा। लिख लिया। अब आपको बताया गया कि स्ट्रेस के समय भोजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बात पता चल गई, हमारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन न्यूरल कंट्रोल में होता है। इतनी बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग बनाना, डायरिया। डायरिया डायरिया होता है बेटा, डायरिया होता है बेटा फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस तेज़ी से चलती है, बॉवेल मूवमेंट बढ़ जाता है और भोजन तेज़ी पास होना शुरू कर देता है, प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जब प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसमें लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्या होगा? लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं आ पाएगा।